नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपका अध्ययन जारी होगा आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के ईवीएस जो है वो उसके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स के सीटेट टेट जिस भी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं या जिस भी एग्ज़ाम्स में एनवायरमेंटल स्टडीज़ आती हैं उसमें ये 30 प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, कार्बन फुटप्रिंट की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए, व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई बिजली। ऑप्शन बी, व्यक्ति, समुदाय, उद्योग द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। ऑप्शन सी, खाद्य अपशिष्ट। और ऑप्शन डी, पौधों द्वारा अवशोषित CO2 की मात्रा। तो कार्बन फुटप्रिंट की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है साथियों? तो इसकी वैज्ञानिक परिभाषा है व्यक्ति, समुदाय, उद्योग द्वारा जो उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा होती है उसे ही क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार CFC गैसें वातावरण में किस स्तर पर नुकसान पहुंचाती हैं? ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी, समताप मंडल। ऑप्शन सी, मध्य मंडल। ऑप्शन डी, बहिर्मंडल। तो ओजोन परत क्षरण के लिए जो जिम्मेदार यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, गैसें हैं, वातावरण में किस स्तर पर नुकसान पहुंचाती है? तो ये किस स्तर पर होती हैं और ये किसको नुकसान पहुंचाती है साथियों? तो किसे नुकसान पहुंचाती है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है CFC जो गैसेस होती हैं। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसी क्षेत्र की वहन क्षमता कैरिंग कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन आपके ए, जनसंख्या की पसंद पर। ऑप्शन बी, राजस्व संग्रह पर। ऑप्शन सी, सरकारी नीतियों पर। और ऑप्शन डी, संसाधनों की उपलब्धता और पर्यावरणीय सहनशीलता पर। तो किसी क्षेत्र की जो वहन क्षमता होती है यानी उसकी कितनी कैपेसिटी, किसी यानी कि लोगों को वहन करने की और जीव जंतुओं को वहन करने की, वनस्पति, तो वो किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है संसाधनों की उपलब्धता और पर्यावरणीय सहनशीलता पर। उसे ही कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी यानी वहन क्षमता। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा को सबसे विश्वसनीय क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए, यह मुफ्त, अनंत और प्रदूषण रहित स्रोत है। ऑप्शन बी, इसके लिए हमेशा बादल चाहिए, बदला हो गया सारी चौथियाँ वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिए, बादल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा बादल चाहिए। ऑप्शन सी, यह केवल गर्म देशों में काम करता है। और ऑप्शन डी, इसके उत्पादन में बड़ी मात्रा में जल चाहिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा को सबसे विश्वसनीय क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि साथियों क्या होगा, यह मुफ्त है, अनंत है और प्रदूषण रहित स्रोत है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5, जैविक खेती में नीम कोटेड यूरिया का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? आपको बताना है। ज़्यादातर आपने देखा होगा यूरिया की जो बोरियां होती हैं उनमें लिखा भी रहता है नीम कोटेड यूरिया। तो किस उद्देश्य से उसको किया जाता है जैविक खेती में? तो ऑप्शन ए, यूरिया की जमाखोरी बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन की धीमी रिलीज सुनिश्चित कर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी, कीटनाशक छिड़काव कम करने के लिए। और ऑप्शन डी, पानी की खपत बढ़ाने के लिए। तो आप साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो क्या होगा, नाइट्रोजन की धीमी रिलीज सुनिश्चित कर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए ही नीम कोटेड यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6, कचरा प्रबंधन में 3R सिद्धांत का वैज्ञानिक आधार क्या है? आपको बताना है 3R क्या है। ऑप्शन ए, संसाधनों का पुनर्चक्रण ऊर्जा बढ़ाता है। ऑप्शन बी, कचरा उत्पादन कम होने से कार्बन उत्सर्जन घटता है। ऑप्शन सी, हरित प्रौद्योगिकी का विकास रुक जाता है। और ऑप्शन डी, प्लास्टिक उत्पादन बढ़ता है। तो इसमें से आपको बताना है जो 3R सिद्धांत का वैज्ञानिक आधार क्या है? संसाधनों का पुनर्चक्रण ऊर्जा बढ़ाता है। तो यही इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। और कचरा उत्पादन कम होने से कार्बन उत्सर्जन घटता है, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे साथियों, संसाधनों का पुनर्चक्रण ऊर्जा बढ़ाता है और कचरा उत्पादन कम होने से कार्बन उत्सर्जन घटाता है। तो आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों भी इसमें क्या है? राइट हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों में से आपको चूज़ करना हो यहाँ पे, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, कोई ए और बी तो दिया नहीं है, तो आपको हमेशा किसे चूज़ करना है कि कचरा उत्पादन कम होने से कार्बन उत्सर्जन घटता है। क्योंकि जो 3R का मतलब होता है साथी, वो क्या होता है?
3R आप कभी कभी 3R का पूछ भी लेता है कि 3R क्या है, तो आप इसे याद रखिएगा। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। क्या होता है साथियों? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, यानी कि कम करना, पुनः इस्तेमाल करना, पुनर्चक्रण करना, ये होता है इस 3R का फुल फॉर्म। तो कचरा उत्पादन कम होने से कार्बन उत्सर्जन घटता है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले और भी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पर आपको मिलते रहे और आपका अभ्यास जारी रहे और आप अपने एग्जाम्स में 100% सफलता प्राप्त कर सकें। तो आते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, वन्य जीव संरक्षण में कोर जोन और बफर जोन के बीच मुख्य अंतर क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, कोर में मानवीय गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित होती हैं, जबकि बफर में नियंत्रित रूप से अनुमति होती है। और ऑप्शन बी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन सी, बफर जोन समुद्री क्षेत्र होता है। और ऑप्शन डी, कोर जोन में केवल खेती होती है। तो वन्यजीव संरक्षण में कोर जोन और बफर जोन के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो आपको बताना है। तो मुख्य अंतर क्या है कि जो कोर में मानवीय गतिविधियाँ पूरी तरह से क्या रहती हैं? प्रतिबंधित रहती हैं और प्रवेश निषेध रहता है मानव को, और जबकि बफर में नियंत्रित रूप से अनुमति होती है कि कहीं इस एरिया पे इतने दायरे में आप जा सकते हैं। तो यही है इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, वनों के निजी उपयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, वन भूमि को गैर वन कार्यों में बदलने पर कठोर नियंत्रण लगाना। ऑप्शन सी, औद्योगिक लकड़ी का उत्पादन को बढ़ाना। और ऑप्शन डी, जनजातीय क्षेत्रों में वन अधिकार समाप्त करना। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य क्या था? वन भूमि को गैर वन कार्यों में बदलने पर कठोर नियंत्रण लगाना, यही था इसका सही जवाब। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए, केवल परियोजना की लागत तय करना। ऑप्शन बी, नई तकनीक आयात करना। ऑप्शन सी, किसी भी विकास परियोजना से पहले उसके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना। और ऑप्शन डी, भूमि अधिग्रहण आसान बनाना। तो इसमें आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप बताइएगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी भी विकास परियोजना से पहले उसके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना, यही है इसका सही जवाब। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस ऊष्मा अवशोषण क्षमता के कारण सबसे अधिक योगदान देती हैं? ऑप्शन ए, CO2। ऑप्शन बी, CH4। ऑप्शन सी, NOx। और ऑप्शन डी, CFC। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस ऊष्मा अवशोषण क्षमता के कारण सबसे अधिक योगदान देती है। तो वो आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। CH4 मेथेन होती है। NOx, यहाँ पे एक्स कन्फ्यूज मत हो जाएगी, ये कौन सी गैस आ गई। NOx का मतलब यहाँ पे NO यानी नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO3 यानी नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो ये होती है NOx, इसलिए वहाँ पे उसने एक्स लगा दिया कि यहाँ पे उसके ये कितने ऑक्सीजन्स के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं। CFCs क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देती है ग्रीन हाउस गैस में, वो कौन सी है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11, नदियों के प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा माना गया है? ऑप्शन ए, औद्योगिक अपशिष्ट। ऑप्शन बी, शहरी सीवेज। ऑप्शन सी, कृषि रसायनों का बहाव। और ऑप्शन डी, धार्मिक कचरा। तो नदियों के प्रदूषण का सबसे बड़ा जो स्रोत माना गया साथियों क्या है? वो है आपका जो शहरी सीवेज है, वही सबसे ज़्यादा नदियों को प्रदूषित करता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 12, किस प्रकार का कृषि मॉडल जलवायु स्मार्ट कृषि यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, अति सिंचाई आधारित खेती। ऑप्शन बी, एकल फसल प्रणाली। ऑप्शन सी, फसल विविधता व मृदा स्वास्थ्य आधारित खेती। और ऑप्शन डी, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर खेती। तो किस प्रकार का कृषि मॉडल जलवायु स्मार्ट कृषि इस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कैसी होनी चाहिए, यानी कि फसल में विविधता करते रहना चाहिए, जिससे कि उसमें उसकी जो उर्वरकता क्षमता है वो बनी रहे। वह मृदा स्वास्थ्य आधारित खेती, यानी कि ऐसी खेती करनी चाहिए जो मृदा को नुकसान कम पहुंचा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। फसल विविधता व मृदा स्वास्थ्य आधारित खेती ही क्या है? आपकी मॉडल जलवायु स्मार्ट कृषि। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13,
पर्यावरण शिक्षा में फील्ड आधारित लर्निंग को क्यों अनिवार्य माना जाता है? ऑप्शन ए, यह केवल मनोरंजन के लिए होती है। ऑप्शन बी, यह विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अवलोकन से पर्यावरणीय समस्याओं का वास्तविक समाधान समझने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन सी, इससे परीक्षा में अंक बढ़ते हैं। और ऑप्शन डी, यह केवल विज्ञान विषय के लिए उपयोगी है। तो पर्यावरण शिक्षा में फील्ड आधारित लर्निंग क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चे जब जाके फील्ड में देखते हैं, प्रत्यक्ष तौर पे पर्यावरण को देखते हैं, तो उसको अच्छे से समझते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अवलोकन से पर्यावरणीय समस्याओं का वास्तविक समाधान समझने में सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 14, समुद्री पारिस्थितिकी में कोरल ब्लीचिंग किस कारण होती है? ऑप्शन ए, समुद्र में अत्यधिक मिठास बढ़ने से। ऑप्शन बी, पानी का तापमान बढ़ने से सहजीवी शैवाल मर जाते हैं। और ऑप्शन सी, कोरल चट्टानों के नीचे रेत भरने से। और ऑप्शन डी, ज्वार भाटा ना चलने से। तो समुद्री पारिस्थितिकी में कोरल ब्लीचिंग किस कारण होती है आपको बताना। तो कोरल ब्लीचिंग साथियों क्या होता है कि जब क्या होता है कि जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता है या उसकी लवणता में अप एंड डाउन होता है, तो जो वहाँ पे जो शैवाल होते हैं, जो घोंगे होते हैं, तो वो उनके अंदर जो और भी मतलब जो मूंगे होते हैं, ठीक है, कोरल जो होते हैं, उनके बीच से जो शैवाल अंदर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको बाहर फेंकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। और वाइट हो जाते हैं क्योंकि उनको पोषक तत्व जो शैवाल से मिल रहा होता है, भोजन भी शैवाल से मिल रहा होता है, वो अब नहीं मिलता। तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं और मृत हो जाते हैं। तो वही होती है कोरल, और धीरे धीरे कोरल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वही हुई कोरल ब्लीचिंग। तो क्यों होता है? पानी का तापमान बढ़ने से सहजीवी शैवाल क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, वनस्पति उत्तराधिकार इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्लाइमेक्स समुदाय का क्या महत्व है? आपको बताना है। ऑप्शन ए, यह हमेशा अस्थिर होता है। ऑप्शन बी, यह ऊर्जा प्रवाह रोक देता है। ऑप्शन सी, यह केवल रेगिस्तान में पाया जाता है। और ऑप्शन डी, यह वह अंतिम स्थिर समुदाय है जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखता है। तो वनस्पति उत्तराधिकार में जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है में वो क्लाइमेक्स समुदाय का क्या महत्व है? तो ये क्या करता है साथियों? तो यह वह अंतिम स्थिर समुदाय है जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन डी ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही है वनस्पति उत्तराधिकार। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी पर जल का केवल 1% ही पेय योग्य क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए, अधिकांश जल वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन बी, अधिकांश जल बर्फ के रूप में है। ऑप्शन सी, महासागरों का खारापन और प्रदूषण पेयजल की उपलब्धता कम करता है। और ऑप्शन डी, नदियाँ तेजी से सूख जाती हैं। तो पृथ्वी पर जो जल का केवल 1% ही पेय योग्य क्यों माना जाता है? क्योंकि महासागरों का खारापन और प्रदूषण पेयजल की उपलब्धता क्या करती है? कम कर देती है, जिससे सिर्फ 1% ही पानी क्या है, हम लोगों के पीने योग्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत में अमृत सरोवर मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ऑप्शन ए, तालाबों को मिटाने के लिए। ऑप्शन बी, पेयजल पाइपलाइन बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जल संरक्षण। और ऑप्शन डी, नदियों को मोड़ने के लिए। तो भारत में अमृत सरोवर मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो साथियों, किस उद्देश्य से शुरू किया है? पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवन और जल संरक्षण के लिए। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा बुरा जो भी है, मेरे ख्याल से तो अच्छा ही मैं प्रयास करता हूँ आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के अंत में अपना स्कोर भी बताइएगा, आपका स्कोर कितना रहा, कैसी आपकी प्रिपरेशंस चल रही है, और किस एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जैसे मुझे और आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने की और इंस्पिरेशन मिल सके। और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको 15 से 20 मिनट में अच्छे 30 प्रश्नों का अभ्यास करा सकूं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सके, और आप जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप उसमें 100% सक्सेस हो पाएँ। तो साथियों, शुरू करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18, थर्मल पावर प्लांट पर्यावरण के लिए सबसे अधिक हानिकारक क्यों माने जाते हैं? ऑप्शन ए, ये बहुत कम ऊर्जा देते हैं। ऑप्शन बी, इनमें कोयले के दहन से SO2, NOx और राख का भारी उत्सर्जन होता है। ऑप्शन सी, इनमें जल का उपयोग नहीं होता। और ऑप्शन डी, ये केवल पहाड़ों में बनते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट पर्यावरण के लिए सबसे अधिक हानिकारक क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें कोयले के दहन से SO2, NO2, NO3, NO और राख का भारी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 19, यूरोपीय देशों में ग्रीन सर्टिफिकेट किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए। ऑप्शन सी, सड़क निर्माण के लिए। और ऑप्शन डी, पेट्रोलियम उपयोग बढ़ाने के लिए। तो यूरोपीय देशों में ग्रीन सर्टिफिकेट किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है साथियों? तो किस उद्देश्य के लिए जाता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए, कि आप कितना
जो है प्रदूषण रहित एनर्जी को उत्पन्न कर रहे हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यही है ग्रीन सर्टिफिकेट। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20। पृथ्वी का कौन सा जैवमंडल सबसे अधिक कार्बन संग्रहित करता है? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी घास भूमि, ऑप्शन सी वन और ऑप्शन डी टुंड्रा। तो पृथ्वी का कौन सा जैवमंडल सबसे अधिक कार्बन संग्रहित करता है? तो कौन सा करता है साथियों? तो वो है आपका रेगिस्तान तो बिल्कुल नहीं होगा, घास भूमि होता है लेकिन उतना नहीं। इसमें सबसे अधिक पूछा गया आपसे टुंड्रा प्रदेश, तो वो हमेशा बर्फ से ही ढका रहता है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो वन होते हैं वो क्या होते हैं, जैवमंडल में सबसे अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 21। किस कारण से भूमिगत जल का अतिदोहन ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि धसान यानी लैंड सबसाइडेंस का कारण बनता है? ऑप्शन ए मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घटती है, ऑप्शन बी जल स्तर गिरने से भूमिगत रिक्त स्थान संकुचित हो जाते हैं, और ऑप्शन सी भूगोलिक प्लेटें तेज गति से चलती हैं, और ऑप्शन डी नदी का प्रवाह कम होता है। तो जो भूमिगत जल का अतिदोहन जब ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है तो साथियों जब क्या होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मिट्टी क्या हो जाती है, जब दोहन अधिक होता है जल का तो वहाँ पे मिट्टी पोली हो जाती है, तो वहाँ पे मिट्टी संकुचित होने लगती है, स्थान रिक्त जो होता है वो संकुचित होने, तो जल स्तर गिरने से भूमिगत रिक्त स्थान क्या होने लगता है, संकुचित हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22। किस प्रक्रिया में पौधे मिट्टी से अवशोषित भारी धातुओं को अपने ऊतकों में जमा कर पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायता करते हैं? ऑप्शन ए फाइटो रेमिडिएशन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ऑप्शन सी कार्बन अवशोषण, और ऑप्शन डी क्लोरोफिल संश्लेषण। तो किस प्रक्रिया में पौधे मिट्टी से अवशोषित जो भी भारी धातुओं को अपने ऊतकों में जमा कर और पर्यावरण को क्या कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं? तो उसे साथियों क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उसका सही जवाब उसे कहते हैं फाइटो रेमिडिएशन। इसमें क्या होता है, जो मिट्टी में जो पौधे मिट्टी में अवशोषित जो भी खनिज और ऐसे भारी जो रसायन होते हैं उनको क्या करते हैं, अपनी जड़ों में अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, उसको पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं फाइटो रेमेडिएशन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 23। जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान किस वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर की जाती है कि यहाँ पे जैव विविधता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है? आपको बताना। ऑप्शन ए वर्षा की मात्रा, ऑप्शन बी स्थानिक प्रजातियों की संख्या और खतरे का स्तर, और ऑप्शन सी मिट्टी का प्रकार, ऑप्शन डी समुद्र तल से ऊंचाई। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान किस वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर की जाती है? तो की जाती है साथियों स्थानिक प्रजातियों की संख्या और खतरे का स्तर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 24। किस तकनीक में धुआं, राख और प्रदूषक को चिमनी के अंदर ही चूना पत्थर से प्रतिक्रिया कर निष्क्रिय किया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ऑप्शन बी स्क्रब तकनीक, ऑप्शन सी HEPA फिल्टर, और ऑप्शन डी बायोफिल्ट्रेशन। तो ये आपको बताना है। तो किस तकनीक में धुआं, राख और प्रदूषक को चिमनी के अंदर ही चूना पत्थर से प्रतिक्रिया कर यानी उसके साथ क्रिया करके निष्क्रिय कर दिया जाता है? तो उस तकनीक को कहते हैं साथियों स्क्रबर तकनीक कहते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी ये भी क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, प्रदूषक नियंत्रक होता है साथियों, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक से चलता है और ऐसी जगह इसमें फिल्टर मतलब लगा होता है जो क्या करता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के तौर पे उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, जो वायु में नहीं जा पाते ऐसे पार्टिकल्स जो हमारी सांसों के द्वारा हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएं। तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहते हैं। HEPA फिल्टर इस समय चलन में चला है, जो लोग घरों में इस समय लगा रहे हैं वो HEPA फिल्टर होते हैं साथियों। और बायोफिल्ट्रेशन ये एक तरह से क्या होते हैं, ये बायोफिल्ट्रेशन होते हैं यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे और ये जो हमारे फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं उन्हें बायोफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, जो धुआं, राख और प्रदूषक को चिमनी के अंदर ही चूना पत्थर से प्रतिक्रिया कर निष्क्रिय किया जाता है, स्क्रबर तकनीक कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 25। जल प्रदूषण की कौन सी स्थिति यूट्रोफिकेशन कहलाती है? आपको बताना यूट्रोफिकेशन क्या कौन सी है तकनीक। ऑप्शन ए जब जल अत्यधिक पारदर्शी हो जाए, ऑप्शन बी जब पोषक तत्वों के अत्यधिक बढ़ने से शैवाल तेजी से बढ़े और जल में ऑक्सीजन घटे, ऑप्शन सी जब नदी सूख जाए, और ऑप्शन डी जब जल का तापमान अचानक कम हो जाए। तो यूट्रोफिकेशन कौन सी प्रक्रिया होती है, जब पोषक तत्वों के अत्यधिक बढ़ने से शैवाल तेजी से बढ़े और जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाए, घट जाती है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 26। भारतीय जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या दबाव किस पर्यावरणीय समस्या को सीधे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए भूमि कटाव कम होना, ऑप्शन बी जैव विविधता में वृद्धि, ऑप्शन सी वन आवरण बढ़ना, ऑप्शन डी जल व संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, अपशिष्ट उत्पादन और प्रदूषण में वृद्धि। तो जब भारतीय जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या दबाव किस पर्यावरणीय समस्या का सीधे प्रभावित करता है, तो किसमें? तो जल व संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, अपशिष्ट उत्पादन और प्रदूषण में वृद्धि होने लगती है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रदूषण नियंत्रण में एंड ऑफ पाइप तकनीक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रदूषण स्रोत बनने से पहले रोकना, ऑप्शन बी प्रदूषण को अंत में पकड़कर शुद्ध करना, और ऑप्शन सी ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, और ऑप्शन डी कचरे को जलाना। तो प्रदूषण नियंत्रण में एंड ऑफ पाइप तकनीक का क्या अर्थ होता है? कि प्रदूषण को अंत में पकड़कर शुद्ध करना, यही होता है एंड ऑफ पाइप। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28। इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पर्यटन बढ़ाना, ऑप्शन बी कृषि भूमि बढ़ाना, ऑप्शन सी वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधियों का दबाव कम करना, और ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि बढ़ाना। तो इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों? वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव गतिविधियों का दबाव कम करना, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 29। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से प्रमुख भौगोलिक और जैविक परिवर्तन सबसे पहले दिखाई देते हैं? तो कौन से दिखाई देते हैं आपको ऑप्शन बताना। ऑप्शन ए नदी प्रवाह में कमी, ऑप्शन बी हिमखंडों का तीव्र पिघलना, और ऑप्शन सी वनस्पति क्षेत्र का ऊपर खिसकना, और ऑप्शन डी वन्य जीवों का मैदानों की ओर पलायन। तो आपको बताना है कि जब जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से प्रमुख भौगोलिक और जैविक परिवर्तन सबसे पहले दिखाई देती है, तो क्या होता है? हिमखंडों का तीव्र पिघलना हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा वीडियो के अंत में, आपका स्कोर कितना रहा और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी भी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस चलती रहेगी। आप अपनी बुक से पढ़ते रहिए और यहाँ से आप अपना अभ्यास करते रहिए। आपका स्कोर कितना हो रहा है मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। सुबह 7 बजे और 5 बजे मेरे नियम से वीडियो पढ़ते हैं। आप लोग अपना अध्ययन जारी रखिए। और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों चैनल्स पे। और भी आप सीटेट के अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप बाल मनोविज्ञान, आप पर्यावरण और इंग्लिश, हिंदी जो भी आप टॉप में हैं, आप यहाँ से आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 30। वायुमंडलीय प्रदूषण में PM 2.5 खतरनाक क्यों माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया, सीटेट के अलावा भी एग्जाम्स में पूछा गया। तो साथियों आते हैं इसके ऑप्शन में। यह तेज़ी से जम जाता है, ऑप्शन बी इसके कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर रक्त प्रवाह में मिल सकते हैं, और ऑप्शन सी यह केवल पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और ऑप्शन डी है वर्षा को रोक देता है। तो पर वायुमंडलीय प्रदूषण में PM 2 खतरनाक क्यों माना जाता है साथियों? तो ये क्या करता है, इसके जो कण हैं फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर रक्त प्रवाह में मिल सकते हैं, तो इसी वजह से इसको ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, जो इस समय दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा। तो साथियों ये रहे आपके अति 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।